हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेखा और कोण पढ़ लिया था। कोण के प्रकार पढ़ लिया था, कोण कितने प्रकार के होते हैं। रेखाओं के प्रकार पढ़ लिया था, रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, सब पढ़ लिया था। अब शुरू करते हैं कोण। दो समांतर रेखाओं के मध्य कैसे कोण बनता है, या रेखा युग्म द्वारा जो कोणों का निर्माण होता है उनको क्या नाम देते हैं। नाम बेसिकली पढ़ लिया है, वो कहाँ स्थित होते हैं और कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है समांतर रेखाओं द्वारा। समांतर रेखाओं द्वारा निर्मित कोण। ठीक है, कोई दो या तीन या चार पांच जितने भी कितनी भी समांतर रेखाएं हैं, उन समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस समय वो जो तिर्यक रेखा कोण बनाती है, समांतर रेखाओं से जो तिर्यक रेखा कोण बनाती है, उन कोणों का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दो समांतर रेखाएं या दो से अधिक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल दो समांतर रेखाएं हों। ये कोई रेखा ए बी है, रेखाखंड बेसिकली ए बी, और ये सी डी है। दो रेखाखंड है ए बी सी डी। एक और चलो ले लेते हैं, तीसरा। इधर से कोई ये रेखा मान सकते हैं, ई एफ मान लेते हैं। अब इन रेखाओं को लिखना है। ए बी क्या है, समांतर, ये समांतर का चिन्ह है। ए बी समांतर क्या है, सी डी, और फिर सी डी समांतर किसके है, ई एफ के। ठीक है, अगर ये इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ई एफ के भी समांतर होगा। ये याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर ए बी सी डी के समांतर है और ई एफ सी डी के समांतर है तो ये दोनों भी तो समांतर होगा। क्लियर है ना। चलो, अब इसको कोई तिर्यक रेखा एक काटती है, चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं से भी मान सकते हैं। ठीक है, जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें देखिए, मैं दो रेखाओं को लेकर अभी आपको बताता हूँ, फिर तीसरा देखा। एक को छोड़ दो अभी इसको, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्या दे हो जाएगा तो फिर। ठीक है, चलो दो रेखाएं रहेंगी तो ठीक है। अब देखो जरा, इसमें ध्यान से देखो, दो कोणों का निर्माण यहाँ हो रहा है, एक ये एक ये। सिमिलरली दो कोणों का निर्माण ये हो रहा है। इसके अलावा ऊपर भी दो कोण बन रहे हैं, दो कोण ऐसे नीचे बन रहे हैं। बॉटम में चार हो गए, दो ऊपर दो नीचे, चार ये हो गए, कुल मिलाकर 8 कोण हो गए। ठीक है ना। इन 8 कोणों पर चर्चा करनी है हमें। पहला देखो जरा, ये जो कोण हैं जो दोनों रेखाओं के अंदर हैं, इनको अंतः कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतः कोण कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो ये बाहर की तरफ है, इनको बाह्य कोण कहते हैं। इन रेखाओं के बाहर जो है बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जरा ध्यान से, हम यहां से नाम अगर शुरू करें, इसको कोण 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। कोण 1 2 3 4। सिमिलरली यहां शुरू करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 5। चलो यहीं से शुरू करते हैं, बॉटम से, कहीं से भी शुरू कर लो, कोण के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो इसको 5 कर देते हैं, 6 7, और ये जो होगा 8 होगा। शुरुआत के कोई भी कर लो, कोई नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4, कुछ भी नाम दे दो। चलो इसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब देखो क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में कि जो शीर्षाभिमुख होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो जरा वर्टिकली अपोजिट कौन कौन है।
अगर हम एक की बात करें तो 1 और 3 किस तरह से बने हुए हैं, ये जरा ध्यान से देखो, ये एंगल 1 है, ये 3 है, ये दोनों अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जिनके शीर्ष एक दूसरे से टकरा रहे हो, ठीक है ना। शीर्ष इस बिंदु पर दोनों के शीर्ष एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। सिमिलरली ये और ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। जो एंगल हमारे पास 2 and 4 है, 2 and 4 ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जो भी ये वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन क्या मिला कि जो एंगल 1 है इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 के। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है, ठीक है ना। चलो इसी तरह से क्या लिख सकते हो कि जो कोण 2 है, कोण 2 है वो किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। क्लियर है ना। कोण 1 3 के बराबर हो गया, कोण 2 4 के बराबर हो गया। अब इसी तरह से इसमें भी देखिए क्या बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा। चलो लिख देते हैं कि कोण 5 जो है किसके बराबर है, 7 के, कोण दिखाया, कोण 7 के, और कोण 6 ये बराबर है कोण 8 के। इतना हो गया। इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। ये जो 6 और 4 का जो रिलेशन है ये अंतः एकांतर कोण है। ये जो 6 है और कोण 4 है, जब भी इस तरह से कहीं मिले दो समांतर रेखाओं को, कोई तिरछी लाइन काटे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांतर कोण, ठीक है ना। क्या, एकांतर कोण कहलाता है। जरा ध्यान से देखो एकांतर क्यों हो गया। अगर सब अंतः कोणों की बात की जाए और यहां से एक सर्कल फॉर्मेशन शुरू करो, ये इधर से होकर के इधर से, इसमें नहीं आगे बोलो, ठीक है। यहां से देखो ये अंतः फॉर्मेशन शुरू हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। जितने अंतः कोण है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो एकांतर मतलब एक का अंतर, एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला एकांतर हो गया, ठीक है ना। ऐसे समझ लो, याद रखो, हमेशा कभी भूलेगा नहीं। ये 6 और 4 बराबर होंगे आपस में, बराबर क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। तो लिख सकते हैं जो कोण 4 था ये किसके बराबर होगा, यहाँ बराबर लिख सकते हैं कोण 6 के, ठीक है ना। कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। ऐसे ही जो कोण 7 होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 1 के बराबर होगा। क्या होगा, कोण 7 जो होगा वो कोण, देखो ये कोण 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं कोण 7 के बराबर, या कोण 7 को लिख सकते हैं कोण 1 के बराबर। ऐसे ही जहां कोण 6 था, ये कोण 6 है तो इसके बराबर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्या क्या हुआ, एकांतर कोण बराबर हो गए, क्लियर है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, जब कोण 6 4 के बराबर था और 2 4 के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, 2 और जो कोण 6 है ये भी तो आपस में बराबर होगा। अरे भाई यहां से देखो, 6 और 4 आपस में बराबर थे, ठीक है ना। 6 और 4 बराबर थे, और 4 किसके बराबर था, 2 के, तो कह सकते हैं 6 और 2 आपस में बराबर होंगे, यही तो कह सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, ठीक है ना। और इस स्थिति में इसको कौन सा कोण कहेंगे, ये एक जैसा है, संगत तरह का है, ठीक है ना। एक जैसा है, इन दोनों का शकल एक जैसा है, जुड़वा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, क्लियर, ठीक है। तो इतना अभी आपको समझना था, क्या क्या बराबर हुआ, ये तिरछा वाला बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो कौन, ये जो 6 है ये 2 के बराबर होगा, 6 2 के बराबर होगा। 3 किसके बराबर होगा, ये वाला 3 7 के बराबर होगा। ये वाला एंगल 8 किसके बराबर होगा, देखो सब लिखा हुआ,
8 किसके बराबर, 6 और 4 के बराबर होगा। 8 6 के बराबर होगा, 4 के बराबर, फिर 2 के बराबर। इसके आगे फिर ये लिख सकते हो, यहाँ कोण 8 लिख सकते हो और इस लाइन में कोण 2 लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर 1 3 और ये बराबर होगा कोण 5 के। तो 4 4 कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट है और भी जान लो, चलो देख लेते हैं। एक इसमें और क्या है कि जो ये कोण 6 है और कोण 1 है, इन दोनों का एडिशन, ये क्या है, क्रमागत कोण है। अभी हमने अल्टरनेट बताया था ना, एकांतर वाला, एक का अंतर हो रहा था। अब ये दोनों अगर सर्कुलरली देखें तो ये क्रमागत है, एक के बाद दूसरा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 6 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कोण 6 प्लस कोण 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा। क्या होगा, कोण 6 और कोण 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या ऐड कर सकते हैं, और देखो जरा कौन कौन से कोणों को हम ऐड कर सकते हैं। ये जो कोण 2 और कोण 3 है, क्या, यहां लिख देता हूं, जो कोण 2 है और प्लस कोण 3 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने ऋजुरेखीय कोण का डेफिनेशन पढ़ा था कि जब भी सरल रेखा, एक सरल रेखा पर कुल कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश होता है। ठीक है ना। अगर ये कोई सरल रेखा है, इसके किसी अंतः बिंदु पर अगर हमको कोण पता करना हो तो वो कोण कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। ध्यान रखना, यहाँ और यहाँ कभी मत जानना, ये जो बिंदु है ना, दोनों बिंदु ए और बी, अगर बिंदु ए पर कहे कि हमारे पास एक सरल रेखा है और बिंदु ए पर कोण कोई पूछ ले, तो आप बिंदु ए पर कोण नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। इधर जीरो के अलावा, इसको जीरो के अलावा कुछ नहीं, 180 तो कभी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखना, कुछ लोग इसको गलत बता देते हैं कि सरल रेखा पर कुल कोण कितना होगा, 180 अंश होता है, लेकिन वो अंतर किसी अंदर के किसी बिंदु पर अगर जानना होगा तब इन दोनों शीर्षों पर 180 कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके लिए हमेशा कितनी रेखाओं की जरूरत होती है, 2 रेखाओं की। कोण बनाने के लिए हमेशा 2 रेखाओं की जरूरत होती है। सीधी रेखा के किसी बिंदु पर लेते हैं तो उस बिंदु से वो रेखा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक इधर की एक इधर की। ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना, अगर इस बिंदु पर हम लोग बात करें शीर्ष पर, चाहे इस शीर्ष पर चाहे इस शीर्ष पर, तो वो कोई कोण का निर्माण अकेले नहीं कर पाएगा। क्लियर रखना इतनी बात को। अंतः बिंदु पर किसी अंतर, यहाँ 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 कहीं याद करना हो तो आप 180 बिंदास बता सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये लोग अक्सर बताना भूल जाते हैं और फिर इस तरह से उलझ जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ऐड कर सकते हो, 2 और 3 ऐड करोगे तो 180 अंश होगा, 3 4 ऐड करोगे तो 180 अंश होगा, 4 और 1 ऐड करोगे तो 180 अंश होगा, 7 और 6 ऐड करोगे तो 180 अंश होगा, ऐसे 8 5 ऐड करोगे तो 180 अंश होगा। ठीक है ना। तो ये याद रखना है हमेशा, कौन कोण किसके बराबर होगा ये याद रखना है। इसके अलावा कौन और कौन ऐड करोगे तो 180 अंश होगा। क्लियर। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कोण ऐड करने पर हमको 180 प्राप्त होता है, कौन कौन से कोण एक दूसरे के समान बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में मिल सकते हैं आपको, चलो देख लेते हैं।
चलो ये प्रश्न है, अब इसमें दिया हुआ है ये दो समांतर रेखाएं हैं, कोई एल एम पी क्यू मान लीजिए, दो रेखाएं हैं एल एम और पी क्यू, जिनको कोई एक तिरछी रेखा टी काट रही है और कहा है एल एम पैरेलल पी क्यू, ठीक है ना। एल एम पैरेलल पी क्यू दिया हुआ है, कोण ए की वैल्यू 70 अंश दिया हुआ है, ठीक है ना। कोण ए का मान कितना दिया हुआ, 70 अंश। बाकी कोणों का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो बाकी कोणों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो मिल गया हमें 70 डिग्री, 70 अंश मिल गया हमें, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करेंगे हम लोग, इसके जस्ट अपोजिट कितना है, सी। अगर a बराबर 70 अंश दिया हुआ है तो क्या होगा, हम लोग को पता है ना कि कोण a इज इक्वल टू कोण c होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण है तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू c और c इज इक्वल टू 70 अंश हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, c किसके बराबर है, e के बराबर है। क्या है, कोण c किसके बराबर है, कोण E के। तो जब कोण C कोण E के बराबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोण E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। ये 70 अंश हो गया, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, G है। तो कोण E बराबर किसके है, कोण G के। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोण G की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये भी 70 अंश हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ये दोनों देखो ध्यान से, एक तरफ देखते चलो, ये दोनों शीर्षाभिमुख थे, ए और सी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो अगर इसका मान 70 है तो इसका मान भी 70 होगा। इसी प्रकार जो सी है वो ई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के किसके बराबर होते हैं, एकांतर कोण होने के कारण सी और ई बराबर होंगे। जैसे ए और सी बराबर था वैसे ही ई जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ई जी के बराबर होगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम G और H को ऐड कर दें तो ये पूरा सरल रेखा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, और उसमें कितने अंश का कोण मिलता है, 180 अंश का। तो कह सकते हैं कि कोण G प्लस कोण H दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 अंश। अब ध्यान से देखो, कोण G की वैल्यू हमें पता है कितना है, कोण G की जगह पर हम 70 अंश लिख सकते हैं, प्लस कोण H फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 180। 70 को ट्रांसफर कर देंगे, ये कोण 70 अंश को इधर भेजेंगे तो कोण H इक्वल टू 180 माइनस 70, तो कोण H का मान कितना हो जाएगा, 110, 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 180 में से 70 जाएगा तो 110 हो जाएगा। हमें H की वैल्यू मिल गई, H का मान कितना पता चल गया, 110, 110 70 जोड़ेंगे 180, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इसके पास जाएगा भाई, एच एफ बराबर होगा, तो एच एफ बराबर होगा तो कह सकते हैं हम लोग, चूंकि कोण एच इज इक्वल टू कोण एफ, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 110 के। एफ डी के बराबर होगा तो ये भी 110 हो जाएगा, डी बी के बराबर होगा तो ये भी 110 हो जाएगा। क्लियर है ना, एकदम आसान सा प्रश्न है। इसी को ध्यान में रखो। अब ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है उसका फिगर आपको देखने से कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर ये चीजें आपके ध्यान में है कि समांतर रेखाएं हमको ढूंढना है कि कहाँ समांतर रेखाएं हैं, उसी समांतर रेखा को लेकर के हम एकांतर और संगत इस तरह के कोणों का युग्म बना करके सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसानी से पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है।
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ये जो कोण दिया हुआ है इसका वैल्यू आपको पता करना है। दिया हुआ है ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, और कोण का मान बताना है, कोण ई ओ एफ की वैल्यू बताना है, ये काम करना है। ये वाला 125 दिया है, ये 40 दिया है। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो सकता है, क्या सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा नियम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये दो रेखाएं समांतर दिख रही हैं हमको, ए से बी सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर दिख रहा है। लेकिन अब चूंकि अगर इन दोनों रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती तो हम लोग सोच सकते थे कि चलो यार ये तो हो जाएगा, ऐसा तो इसमें है नहीं, इसमें तो तिर्यक रेखा है नहीं, ये यहाँ आकर के फिर ऐसे हो रहा। कर क्या सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर कहीं समांतर रेखाओं द्वारा कोण का निर्माण किया गया हो और उस कोण का मान ज्ञात करना हो, तो जितने ये नोक मिल रहे हो, जितने शीर्ष मिल रहे हो, उन शीर्षों से होकर दिए गए रेखाओं के समांतर एक रेखा की रचना कर दीजिए। उत्तर वही से आपको मिल जाएगा, बिना इधर कोई तरह का कैलकुलेशन किए हुए, जबानी कैलकुलेशन करके आप आंसर पा सकते हैं। करना क्या है, ये ध्यान, इस नोक को ध्यान से देखो, जितने भी नोक मिले, सपोज हमारे पास एक दूसरी कोई रेखा, इसको मैं थोड़ा सा आगे में बढ़ा दूं, ये कुछ और दे दिया होता इस तरफ भी करके, ठीक है। अब एक रेखा ये है, एक इसको थोड़ा सा उठा लगा, इस तरह से कोई आकृति दी होती। एक ये ऊपर ओ है, इसको मान लो P मान लो, P पॉइंट। अब ये एंगल चाहे फाइंड आउट करना हो, चाहे ये एंगल फाइंड आउट करना हो, जितने भी शीर्ष आपको दिए हों, उन शीर्षों से होकर अन्य रेखाओं के समांतर क्या करना है, एक रेखा खींच देना है। सबसे पहला काम ये करना है, उसके बाद आंसर खत्म। चलो हम क्या करते हैं, ये हमारा गिवन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एक समांतर लाइन खींच दिया, पैरेलल लाइन खींच दिया, किसके, ये कोई एक्स वाई ले लो, कुछ भी मान सकते हो इसको। ये जो एक्स वाई है, हम लोग कह सकते हैं एक्स वाई पैरेलल किसके है, ए बी के, और एक्स वाई पैरेलल किसके, आप दोनों में से कोई लिख सकते हो, सी डी लिख सकते हो। ए बी के पैरेलल एक्स वाई या फिर सी डी के पैरेलल एक्स वाई, क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बस प्रश्न, क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ लो, कुछ है नहीं इसमें। ये 40 डिग्री है तो ये 40 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण होने के कारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये 40 डिग्री था तो सॉरी ये 40 था तो ये भी तो 40 हो जाएगा, क्लियर है ना, ये 40 तो ये 40, क्यों, एकांतर कोण होने के कारण, अल्टरनेटिंग कोण होने के कारण। अब इसी प्रकार जरा ध्यान से देखो, ये 125 है, 125 है ना, ये 125 है तो इधर वाला 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जो एंगल ये वाला फॉर्मेट हो रहा है, ये भी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 125। इसको अब जरा ध्यान से देखो, हमको ये पता चल गया कि ये वाला 125 है, ये वाला 40 है, इसकी वैल्यू पता करनी है। अब क्या कर सकते हो, ये एक सीधी रेखा है ना ये वाली, तो एक सीधी रेखा पर कितने इसका कोण बनता है, 180 का। 180 में से 125 सब्सट्रैक्ट कर दो, ये वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और जैसे ये मिलेगा इसमें ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा, कितना मिलेगा, 5, ये हो जाएगा 55। क्लियर है, 180 में से 125 घटाया, 55 मिल गया, 55 और 40 ऐड कर दिया, क्या मिल जाएगा, कोण ई ओ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 प्लस 40 इक्वल टू 95 डिग्री। 95 अंश हो गया कि नहीं हो गया। इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, इजी था, ये स्ट्रेट लाइन था, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन है पूरा, ये कितने का हो जाएगा, 180 माइनस
125, ये हो जाएगा 55 और 55 चूंकि ये एकांतर है तो ये 55 हो जाएगा, वही काम फिर करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा कितना, 55 और 40 95 अंश। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। सिमिलरली यहाँ देख लो, यहाँ पर अगर आपको पूछा होता तो हम लोग फिर वही काम करते ना, इस पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते, किसके, इसी के AB और CD के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते, और ये कुछ भी दिया होता, चाहे ये दिया होता, चाहे ये दिया होता, चाहे ये कुछ दिया होता जरूर, ठीक है ना। तो अगर ये दिया होता तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं इसको आपके लिए होमवर्क इधर का दे देता हूँ, खुद से करना। ये 135 है, ठीक है, ये कितना है, ये ये 30, 135 और ये 30 है, ठीक है ना। कितना है, ये 135 है, ये 30 है, इसकी वैल्यू बतानी है, जरा सॉल्व करना, आप लोग देखना क्या आता है। क्लियर, चलो ये आपको बताना है कोण, होमवर्क में है कोण, इसको नाम दे दो एस पी और आर, सब स्मॉल में है तो इसको, ठीक है ना, एस पी आर। तो फाइंड आउट करना है आपको कोण एस पी आर का, ठीक है, एस पी आर कितना होगा ये ज्ञात करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें एक रेखा AB है, ये समांतर है DE के, AB और DE समांतर है, दूसरा DE जो है FG के समांतर, अर्थात ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये समांतर है, ठीक है ना। इसमें कोण 1 बराबर 60 अंश दिया हुआ है, 1 बराबर 60 अंश, और कोण 3 बराबर दिया है 55 अंश, दो चीजें दी हुई हैं। और फाइंड आउट आपको करना है बाकी कोणों के वैल्यू, जैसे 4, 5 और 2 के, ठीक है ना। कौन कौन से कोण फाइंड आउट करना है, 4, 5, 2 का, ठीक है। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि आपको करना क्या है, सर्वप्रथम जितने नोक हो, जितने कोने हो ना, वहां से समांतर रेखाएं खींच दीजिए। तो ये रेखा देखो, ये कोना है, इस रेखा के ये ऑलरेडी जा रही है, तो हमको कुछ करना नहीं है, बस इस रेखा को आगे तक बढ़ा देना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसी के समांतर, चूंकि हमें क्या करना है, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं ना ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसको, ये तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, आगे तक। ये नोक है ना, हम क्या करते हैं, इन दोनों के सापेक्ष एक समांतर रेखा यहां भी खींच देते हैं जो C से होकर जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमको जो ड्रॉ करना था, नया कुछ बनाना था, ये हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो जरा, इसमें कोण 1 दिया हुआ है 60 अंश, ये वाला एंगल 60 अंश दिया हुआ है, हमको 2 भी फाइंड आउट करना है, 3 दिया है, 4 फाइंड आउट करना है, 5 करना है। तो जरा ध्यान से देखो क्या है, जरूरत नहीं है कोई पेन कोई पेपर की जरूरत नहीं है, ऐसे आप जबानी सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। बस खाली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको कहाँ से आगे बढ़ना, शुरुआत कहाँ से करना है। ये हमको 3, जो कोण 3 है, ये साफ साफ दिख रहा है, 55 है, ये 4 है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं बाहर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2 रेखाएं हो गई, एक तिरछी लाइन ऐसे काट रही है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, इसकी वैल्यू दी हुई है 55। तो अगर ये 55 अंश है, जरा ध्यान से देखना, अगर ये 55 अंश है और ये इसका कौन सा है, क्रमागत कोण है, एडजेसेंट वाला, तुरंत बाद आने वाला कोण है ना, तो क्या कह सकते हैं कि अगर हम 55 प्लस एंगल 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 के हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। 55 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 125। अर्थात हमको पता चल गया कि 4 की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है, 4 की वैल्यू 125 है,
ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी है, 125 है, 125 हो गई। अब देखो जरा, हमको ये 125 पता है, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अगर जरूरत हमको पड़ा तो ये भी 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। सब मैं पूरा बताते चल रहा हूँ, आपको जिसकी जरूरत है वो तो बताइए क्या पता करना है, ठीक है। चलो, ये 60 डिग्री है, जरा इस पर गौर करना, ये 60 अंश है, ये कोण 5 अंश है। अगर इसको हम देखें तो ये इधर के बराबर है कि नहीं है, ये वाला कोण भैया इसके बराबर है कि नहीं है, ये कोण 5, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोण 5 से, या 5 लिख करके, ठीक है ना, या इसको कुछ और x भी मान सकते हो, x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये जो कोण 2 है ये x + 60 के बराबर है कि नहीं है, जो कोण 2 है वो x + 60 के बराबर है कि नहीं, ये x और 60 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इट मीन्स अब हमको खाली यही एक वैल्यू पता करना है, ये पता कर लेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा, क्लियर है ना, ये पता चल जाएगा कि नहीं। चलो ठीक है, तो कोण 5 हमको पता चल जाए तो हम जान जाएंगे कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो जस्ट कोण 5 को पता करना है और देखना है हमको कि कोण 5 की वैल्यू कितनी है। अगर 5 पता चल जाए, इसका मान पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो कोण 5 को निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा कोण 5 की वैल्यू। देखो जरा, इसमें एक चीज दिया हुआ है कि जो रेखा C है CDEF के समांतर है, अर्थात ये जो रेखा है इसके समांतर है। तो इसको जरा देखो ध्यान से, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको तिरछा ऐसे कोई काट रहा है, चलो एज अ प्रॉपर बना देता हूँ। इधर बना देता हूँ, ये एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ये है, इन दोनों को एक रेखा सीधे सीधे काट रही है ऐसे करके, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये कोण 3 है, ये कोण 5 है, ये कितना है 55 है, और ये कितना आपको पता करना है। तो जरा ध्यान से समझो, ये एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए, ये कोण एकांतर हुआ ना, और जैसे एकांतर अल्टरनेटिंग एंगल हुआ तुरंत इसकी वैल्यू कितनी हो गई 55। ये अगर 55 हो गया तो क्या ये वैल्यू 55 हुआ कि नहीं, x की जगह पर 55 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्लियर है ना। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा कि नहीं होगा, इसकी वैल्यू ही 55 होगी, और जैसे इसकी वैल्यू 55 होगी तुरंत ये 55। अगर ये 55 हमको इसमें ऐड कर देना, इसकी वैल्यू पता चल जानी, कैसे, जो कोण 2 है इसकी वैल्यू कितनी है 55 + 60 बराबर कितना हो जाएगा 115, क्लियर है ना 115। अगर ये पूरा 115 है तो इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप कितना होगा, 180 माइनस 115 कितना हो जाएगा 165। अगर ये 165 हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस 115 65, 65, ये 65 हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो इस तरह से करके, ठीक है। तो ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलो एक प्रश्न और कोई देख लेते हैं, अच्छा वाला प्रश्न क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो प्रश्न हैं, एक ये है और एक ये है।
पहले क्वेश्चन में क्या है, तीन रेखाएं पी क्यू आर एस और एक्स वाई एक दूसरे की क्या है, समांतर हैं, और इसको कोई तिरछा टी काट रहा है, एक्स वाई और जेड एंगल्स दिए हुए हैं। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू चलो हम स्मॉल एम इज इक्वल टू व्हाट, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक और दिया हुआ है कि y और z अनुपात में है, किस अनुपात में, 4:5 में है। ठीक है, तो करना क्या है, सॉल्व करना। इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिक कैलकुलेशंस जो अनुपात पढ़े होंगे उनके लिए आसान होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह को सॉल्व करने के लिए इसके साथ एक कोई हम लोग मल्टीप्लायर यूज कर लेते हैं, कोई गुणा कर लेते हैं किसी भी चर राशि का, ठीक है ना। जैसे कि ये है, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4, कोई लेटर यूज कर लेते हैं, सपोज 4a, और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5a। y अनुपात z था तो पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ एज इट इज यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली बटे में जब करोगे y बटे z करोगे तो 4/5 a से कैंसिल हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है, कोई एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, कोई मल्टीप्लायर, ठीक है। चलो अब हमको पता चल गया कि x की वैल्यू भैया कितना है, 4a है, y की वैल्यू कितनी है, 5a है, ठीक है, 4a 5a। अब जरा देखो ये ना जो m है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो m की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है हमको। ये पता है, ये वाला पता है ना, तो जरा देखो क्या z m का एकांतर है क्या, क्या z जो है वो m का एकांतर है क्या, लग तो रहा है ऐसे, ये तो एकांतर है। अब एकांतर है तो m की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू वॉट, एंगल m इज इक्वल टू एंगल z, ठीक है, एंगल m इज इक्वल टू एंगल z। और जैसे m और z इक्वल होगा तो हम y और z को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चलो। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a प्लस, एक सेकेंड, y की वैल्यू कुछ और नहीं, y और z का वैल्यू दिया गया, सॉरी। z इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू दिया है 4a, z इक्वल टू 5a दिया हुआ है, ठीक है ना। बस करना क्या है आपको, ये z 5m के बराबर हो जाएगा, z क्या होगा हम लिख सकते हैं ना, z एंगल za इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल m के, ठीक है ना। z और m के बराबर क्यों होगा, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है ना, एकांतर कोण है एक दूसरे के, ये आप जान लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ लीजिए, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो z इसके बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a। अब जरा ध्यान से देखो, सरल रेखा पर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स जुड़ रहे हैं, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स क्रिएट होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 होता है, 180 अंश होता है, ये पहले बताया जा चुका है। तो हम लोग अगर सीधे सीधे जोड़ देना, इसको जोड़ दें तो 180 के बराबर होगा। कह सकते हैं कोण जो y है, कोण y प्लस कोण ये वाला z इज इक्वल टू कितना, 180। वैल्यू रख देंगे, एक का 4 है, एक का 5 है, इक्वल टू 180। 4a को ऊपर कर देते हैं जरा, 4a और 5a कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, इक्वल टू 180। a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18, 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब अगर a की वैल्यू 20 आ गई तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, y बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। z इज इक्वल टू 5 इंटू कितना हो जाएगा, a 20 इक्वल टू 100, अरे भाई लिखा दो, 100 डिग्री हो जाएगा। z का पता चल गया, y का पता चल गया, तो x का पता नहीं चल जाएगा भाई।
ऐसे निकाल सकते हो। ये देखो कितना, ये और ये एक दूसरे के कैसे कोण है, संगत कोण है, तो जितना z होगा उतना ही x होगा। डायरेक्टली इन दोनों रेखाओं से भी कर सकते हो। इसको भूल जाओ, बीच वाला भूल जाओ, तो ये कोण और ये कोण किस तरह का है, एकांतर है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स भी होता है। ठीक है, क्लियर है, क्या हो गया, z इक्वल टू एक्स, तो इसकी भी वैल्यू 100 डिग्री हो गई। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आते हैं, इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया। ये क्या है, ट्रायंगल वाला है। इसमें बेसिकली ये और ये तो समांतर दिए हुए हैं, साथ में यहाँ त्रिभुज वाला लगेगा। मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोग जब त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो ये कंसेप्ट भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। कोई ट्रायंगल होता है, बस ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए, कोई त्रिभुज होता है तो उसके अंदर जितने कोण होते हैं अगर सबको ऐड कर दिया जाए, इस त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों को ऐड कर दिया जाए तो कुल कितना हो जाएगा 180, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, तीन कोण है और तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, तीनों का एडिशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो किसी कोण के अंदर के जितने कोण हैं, किसी त्रिभुज के अंदर जितने कोण हैं सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो वही प्रक्रिया हमको यहाँ करनी है। क्या करेंगे, ये तीनों कोणों को ऐड कर देंगे, देखो कितना हो जाएगा 20x प्लस 32 प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस 8 और प्लस ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए x को x में और न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक में, 20 5 25 7 32, 32x प्लस कितना हो जाएगा 32 40 और ये कितना हो जाएगा 52 इक्वल टू 180। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, x बराबर 180 माइनस 52 कितना हो जाएगा, x बराबर 180 में से 52 जाएगा 120, ये 32 128, चलो 128 होगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा 128 डिवाइड बाई 32, कितने बार जाएगा 4 बार, 4 बार, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4। x का तो पता चल गया, x का वैल्यू 4 आ गया। ये कितना होगा, जितना ये होगा उतना ही तो भाई ये होगा। अगर इसको हम लोग कोई एंगल कैपिटल ए मान लें, कोई a मान लें, ये a डिग्री पर है, ठीक है ना, तो ये भी तो a के बराबर ही होगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों संगत कोण है ना भाई। अगर संगत कोण है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखो, इससे इसमें से भी निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बाह्य कोण है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ये सब चीजों को। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो 7 5 12, 12x और 12 8 20 हो जाएगा, तो 12x और प्लस 20, ठीक है ना, ये बराबर किसके होगा, कोण ए के। वैल्यू रख दो, x की वैल्यू तो हमको पता है ऑलरेडी 4 है ना, तो 12 गुणे 4 प्लस 20 बराबर कोण ए, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 12 चौक 48 20 68 डिग्री हो जाएगा, जितना ये है उतना ये। क्लियर हो गया, ये आया हुआ क्वेश्चन था तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब त्रिभुज अगले वाले दिन से त्रिभुज चलेगा और उसमें ये सब कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा कि त्रिभुज के नियम कौन कौन से होते हैं, उसमें कितने कोण होते हैं, कैसे कैसे हम कोण को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, घटाएंगे तब क्या मिलेगा, और त्रिभुज के प्रकार कितने हो सकते हैं, लाइक दैट। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग भी घर पे करिएगा, खुद से करिएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं या फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक जो है आचार्य क्लासेस @आचार्य क्लासेस, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, एज इट इज आचार्य क्लासेस, तो इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तमाम PDF वगैरह शेयर किए जाते हैं और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। बाकी अपने दोस्तों यारों में सेंड कीजिए, ग्रुप को, इस वीडियो को फैलाइए, ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं दोस्तों यारों को, और
इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।